मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। ये सिलसिला कराची में 23 तारीख तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग जिस तरीके से होना चाहिए था वही हुआ। न्यूक्लियर का कंट्रोल ऑफ फोर्स जो स्ट्रेटेजिक कमांड्स हैं उनके पास ही रहेगा। मैं आल्सो सर्विंग एज अ रिलीजियस स्कॉलर हिंदुइज्म। पाकिस्तान आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया कि बहुत अच्छा जज्बा रखता है, सब निकल आते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी शदीद बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब का खदशा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सतलज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। NDMA का हाई अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। मुल्क भर में हिदायत। वफाकी वज़रा की मीडिया ब्रीफिंग। बताया, हमारी सबसे पहली तरजीह लोगों को बचाना है। बेशतर लोगों को सरकारी इमारत में भी रखा गया है। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन सदर ज़ेलेंस्की की अहम मुलाकात। इटली, फ्रांस और बरतानिया के वज़रा भी शरीक। ट्रंप ने कहा, मुझे यकीन है रूसी सदर पुतिन भी जंग का खात्मा चाहते हैं। यूक्रेन में जंग रोकने का यह बेहतरीन मौका है। नहीं चाहता कि मामला वक्ती तौर पर दब जाए और चंद बरस बाद दोबारा लड़ाई छिड़ जाए। दूसरी जानिब हमास ने गाजा में जंगबंदी के नए मंसूबे को कबूल कर लिया। नई तजवीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल। हमास ने अपना जवाब सालसों को पहुंचा दिया, जिसमें तस्दीक की गई है कि हमास बगैर किसी तरमीम के सीज़ फायर की नई तजवीज़ पर इत्तफाक कर गया है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर करार दे दी। पाकिस्तान की शरह नमू 2027 तक 3.5% होने की तवक्को। शरह सूद गुज़श्ता बरस मई से निस्फ होकर 11% पर आ गई। और पाकिस्तानी स्कॉश प्लेयर अशब इरफान ने अमेरिका में होने वाला स्कॉश टूर्नामेंट जीतकर पाकिस्तान का नाम सरबुलंद कर दिया। टूर्नामेंट के फाइनल में अशब ने मलेशियन प्लेयर को शिकस्त दी। नेथन केवे के खिलाफ अशब इरफान ने 40 मिनट में 3-1 से फतह हासिल की। अशब का रवां साल ये तीसरा PSA टाइटल है। फ़ख्र पाकिस्तान आज होंगे हमारे मेहमान। अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा, ख़ासतौर पर कराची में, जहां पे मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और कहीं कहीं अभी भी हल्की फुल्की बारिश है, लेकिन अब कहीं कहीं धूप भी निकल गई है। तो और पूरे मुल्क में भी क्या सूरत हाल रहेगी उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। बट गोइंग स्ट्रेट टू तर्जमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब। अंजुम साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। सो द फोरकास्ट, द प्रेडिक्शन इज़ राइट। कराची में आज सुबह बारिश हुई है। अच्छा, धूप भी निकल आई है, तो क्या आज पूरे दिन अब मजीद कोई बारिश होगी और कराची के लिए क्या हुक्म है फिर मौसम का? जी बहुत शुक्रिया। कराची में जी सुबह एक अच्छा बारिश का स्पेल हुआ और ये धूप जो कुछ इलाकों में निकली थी अब दोबारा क्लाउडीनेस आ रही है और ये सिलसिला आज वक्फे वक्फे से जारी रहेगा और ये सिलसिला कराची में 23 तारीख तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। अच्छा, बाकी वांदा मुल्क की क्या सूरत हाल है सर? ख़ास तौर पर शुमाली इलाकों में हम ज़रा, क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे हैं कल की डिस्कशन भी, सो व्हाट्स गोइंग ऑन शुमाली इलाक़ाजात में क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पे अगर पहले खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो? जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में भी कल फिर एक अच्छी बारिश का स्पेल रहा। काकुल में तकरीबन 60 मिलीमीटर पिछले 24 घंटे में बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ पारा चनार में 55, बालाकोट में 37, मालम जपा में 14 और कश्मीर में जो है सबसे ज़्यादा बारिश हुई। बालाकोट में 110 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई। कोटली में 57 और छतर क्लास में 32। तो ये सिलसिला जो है 23 तारीख तक तकरीबन मुल्क भर में जारी रहेगा और 23 तारीख तक जो है तकरीबन पाकिस्तान के चारों सूबों में जो है वो अच्छे बारिश के स्पेल होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से नदी नालों में तुग़यानी और लोकल दरियाओं में सैलाबी कैफियत भी बरकरार रहेगी। जी हाँ, मैं आपसे दरिया की बात ही करने आ रहा था। कुछ हेड सलमान की या सतलज में भी इत्तलात है निचले दर्जे के सैलाब की। हमारे दरियाओं में क्या सिचुएशन है सर? देखिए, इस दरियाओं में इस वक्त अगर आप बात करते हैं तो तरबेला में जो है वो तकरीबन अपना रिजर्वायर ऑलमोस्ट फिल की तरफ जा रहा है, तकरीबन कंप्लीट फिल हो चुका है। तो तरबेला के डाउन स्ट्रीम में जो है वो निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि सतलज रावी में भी निचले दर्जे का सैलाब है और आने वाले टाइम में इसमें थोड़ा सा इजाफा मतवक्को है।
ठीक है। सर ज़रा अब शिमाल की तरफ चलते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे सूरत हाल क्या रहेगी? जी, गिलगित बल्तिस्तान में एज सच जो है वो रेन इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है। जैसा कि कल गिलगित में 6 मिलीमीटर बारिश हुई, हुंजा में सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश हुई और एक्सपेक्टेड यही है कि वहाँ पर अभी थोड़ा सा जो है वो बारिश का इंटेंसिटी कम होगी। ज़्यादा जो अब तवज्जो बारिश की है वो सदर्न हाफ ऑफ पाकिस्तान में रहेगी, इंक्लूडिंग सिंध और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में सिचुएशन जो है वो पैथेटिक हो सकती है कि ज़्यादा से जो लोकल नदी नाले हैं वहाँ पर सडन तुग़यानी हो सकती है, तो अवाम एहतियात करें। इससे पहले कि मजीद हम पार्ट की बात करें, एक खिता रह गया कश्मीर, वहाँ पे सिचुएशन कैसी देख रहे हैं? देखिए, कश्मीर का मैंने आपको बताया कि कल भी रावलाकोट में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और ये सिचुएशन तकरीबन आज भी इसी तरह रहेगी, ताहम रेन इंटेंसिटी कल की निस्बत कम होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं सब पे। बिफोर कमिंग टू कराची एंड सिंध अगेन, आपने कहा बलूचिस्तान में सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो सकती है, कितनी अग्रेसिव हो सकती है? देखें जी, जो बलूचिस्तान का आपको पता है कि जो लोअर पोर्शन है वहाँ पर जो नदी नाले हैं उसमें जब पहाड़ों पर सलमान रेंज में बारिश होती है तो सडन फ्लैश फ्लड्स होते हैं, जो कि तकरीबन आपका पूरा लसबेला अमरान डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें ये सिचुएशन बरकरार रहती है। तो कल भी इस इलाके में बहुत अच्छी बारिश हुई है और तवक्को है कि आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान जो है ये खुशदार, लसबेला और इससे रिलेटेड जितने भी रीजन है यहाँ पर एक अच्छी बारिश के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोकल नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी हो सकती है। ओके, नाउ शिफ्ट फाइनली टू कराची एंड सिंध अगेन। लेट्स स्टार्ट विद द इंटीरियर सिंध एंड ऑल। क्या सिचुएशन रहेगी इंटीरियर में? देखें जी, आज से लेकर 23 तारीख तक सिंध के तकरीबन अक्सर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चंद मकामात पर मौसलाधार बारिश भी हो सकती है। अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में आज और कल और परसों ये 3 दिन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस दौरान ज़्यादा बारिश होने के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा कराची में जाहिर किया जा रहा है और 3 दिन हैं कराची में सिचुएशन हो सकती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। तो कराची पे एक बार फिर फोकस शिफ्ट करते हैं। आज सुबह जब कराची वाले उठे अपनी मामूलात ज़िंदगी के लिए तो उनको बारिश जो है एक्सपीरियंस उन्होंने की और ये बारिश जो है वो नॉर्थ कराची में हुई। इसके साथ साथ बारिश जो है वो गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल यानी कराची ईस्ट में हुई, कराची वस्ती में भी हुई और उसके बाद कराची जो है गरबी में भी बारिश हुई। शारा फैसल से लेके कोरंगी तक हर जगह बारिश थी और फिर उसके बाद वो यूजुअल मनाजिर जो हम देखते हैं कराची में कि कहीं कहीं पे पानी जो है वो इस वक्त तक खड़ा हो गया। जिस वक्त तक बारिश हो रही थी उस वक्त तक गाड़ियाँ निकल रही थी और जैसे ही बारिश थोड़ी बहुत रुकी है तो कुछ इलाकों में जो ब्रिज से उतराई है वहाँ पे पानी जो है पड़ल जमा हो गया है। नथिंग बिग टिल नाउ, लेकिन अभी तक जो है, लेकिन अब ये चीज़ है कि तर्जुमान महकमा मौसमियात ये बता के गए हैं कि कराची में अर्बन फ्लडिंग आ सकती है कुछ एरियाज़ में। तो उस पर हम फोकस शिफ्ट रखेंगे अपना कि जी कहाँ पे सफाई सुथराई जो है उसकी जो है अभी तक नहीं हुई है, ख़ास तौर पे नालों की, क्योंकि मॉनसून से पहले और कराची में ये बहुत ही लेट बारिश हुई है। ये कराची के मॉनसून सीज़न की गालिबन पहली अच्छी बारिश हुई है जो करीब आधा घंटा वक्फे से जारी रही है। यानी कि इसका पहला स्पेल हुआ 10 मिनट का, उसके बाद ये थोड़ी सी रुकी, फिर अगला स्पेल 5-7 मिनट का हुआ, फिर रुकी। तो 2 से 3 स्पेल्स में ये बारिश हुई है। और हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान पीपल्स पार्टी सादिया जावेद साहिबा। सादिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। चलिए देर आयद लेकिन फाइनली आयद, कराची में बारिश हुई है। सादिया साहिबा, क्या सिचुएशन है और क्या तैयारियां हैं बारिश से निपटने की? अभी हमारी तर्जुमान महकमा मौसमियात से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि कराची के लो लाइंग जो एरियाज़ हैं वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज सुबह कराची में पहली बारिश इस मौसम की हुई है जो कि एज प्रिडिक्टेड था। आपने देखा कि कल भी सीएम साहब ने मीटिंग कंडक्ट की थी और मेयर कराची मुतहरिक हैं कराची की बारिश के हवाले से। सारे चोकिंग पॉइंट्स को चेक किया गया है कि पानी ना रहे और लोगों को दुश्वारी ना हो।
लेकिन अब इस वक्त बारिश होकर रुक गई है। जहाँ भी पानी रुका है उससे उसकी निकासी का अमल जारी हो गया है और कराची जो है वो इंशाल्लाह लोगों के लिए बेहतर होगा। लेकिन लोगों से भी अपील है, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइंग होने का ख़तरा होता है बरसात में, और जो अमीरात पुरानी हैं उन इमारतों में जो लोग मुकीम हैं अगर वो एहतियात करें, क्योंकि बरसात में इन बिल्डिंगों को गिरने का ख़तरा हो सकता है। कराची में काफ़ी बिल्डिंग्स खाली कराई गई हैं, लेकिन एज गवर्नमेंट ऑफ सिंध और अगर मेयर कराची की आप बात करें तो इस वक्त वो पूरी तरह से मुक्त थी, लेकिन अब दोबारा से वहाँ पे बरसाती नाले में कचरा वचरा जो है ना वो डाला जा रहा है। सेम अगर आप उसके पीछे वाले अटैचमेंट में चले जाएँ, वाटर पम्प से पीछे जो आपके कैफ़े प्याला है वहाँ से जो नाला गुजारा है वहाँ पे भी जो है वो गंदगी डालना लोगों ने शुरू कर दी है। तो ये है सूरत हाल इस वक्त, और ये इससे नंबरदाज़मा हम भी हैं, आप भी हैं, इसके लिए क्या किया जा रहा है? नहीं, कल सीएम साहब की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी कि जो भी कराची के ये बड़े नाले हैं या चोकिंग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा हो सकता है अगर ज़्यादा बारिश हुई, तो इसी वजह से रात से केएमसी इस मामले पर वाटर बोर्ड मुतारिक है। और वो जाहिर सी बात है लोगों को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए नालों में, और ये जो आपने गुजर नाले के इर्द गिर्द लोगों को कचरा डंप कर रहे हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो ना करें। लेकिन केएमसी और वाटर बोर्ड मुतहरिक है, कराची के बड़े नालों पे बिल्कुल नज़र भी है और चोकिंग पॉइंट्स को चेक किया जा रहा है कि चोक ना। जब हम चोकिंग पॉइंट्स की बात करते हैं सादिया साहिबा, ये गालिबन वही चोकिंग पॉइंट्स हैं कि जो खुले नहीं होते और फिर उनकी वजह से अर्बन फ्लडिंग आती है। एक और ज़ाती तजुर्बा, और वो सदर में जो है वो उर्दू बाज़ार हो गया या फिर जो मैकेनिक्स वाली गली हो गई, तो यहाँ पे तो पानी बहुत चढ़ जाता है ना। हम चोकिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से चोकिंग पॉइंट्स इस बार आइडेंटिफाई किए हैं हुकूमत ने कि अगर वहाँ पे कोई सूरत हाल हो तो फ़ौरन रिलीफ के लिए जाया जाए? बिल्कुल आपकी बात सही है कि रेडियो पाकिस्तान के गिर्द जो है वो हमेशा पानी खड़े होने की शिकायत होती है और वहाँ बहुत पानी भर जाता है। उसको मेयर कराची ने एड्रेस करने की बिल्कुल कोशिश की है। हमें यकीन है कि इस दफ़ा नहीं होगी। बाकी भी शहर में जितने भी, क्योंकि आपको पता है कि कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में नालों के गिर्द हमारे यहाँ इलीगल आबादियाँ होती हैं, और अब वो आबाद लोग हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अगर बात की जाए ये बलोच कॉलोनी के साथ जनेसर में जो बड़ा नाला है वो हमेशा चौक होता था, लेकिन उसको भी चेक किया हुआ है। उम्मीद है बिल्कुल कि बारिश ज़रूर, जाहिर सी बात है बारिश अब्र रहमत भी है और ज़रूरत भी है, होगी, वो मौसम है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसके लिए फिर तमाम तैयारियां भी पूरी होनी चाहिए जो आप कह रही हैं कि है। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहब, आप मौजूद थी। और लेकिन कराची की एक तस्वीर ये भी है कि बारिश की पेशगोई ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन नॉर्थ कराची है सेक्टर 71 और सेक्टर 72 यहाँ की मेन सड़क है। ये भी मैं आपको बता दूं कि कभी यहाँ पे ये सड़कें बहुत चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे आप गाड़ी भी चला नहीं सकते हैं। और सिर्फ ये सड़क ही नहीं है, यहाँ अतराफ़ की गलियाँ जो हैं वो गंदगी और गलाजत का ढेर बन चुकी हैं। वो मस्जिद हो, मदरसा हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी जाने वाले हो, शदीद अजियत से दो चार है। और साथ ही ये भी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐड कर दूँ, ये जो सड़क उतरती है नागन चौरंगी से, उसके बाद सेक्टर 71, सेक्टर 72 अंडा मोड़ से आगे तक जाती है। यहाँ पे स्ट्रीट क्रिकेट बहुत हुआ करती थी और असद शफीक से लेके सरफराज तक यहाँ पे स्ट्रीट क्रिकेट खेल के जा चुके थे। अब यहाँ से गदा गाड़ी भी नहीं गुजर सकती। हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुरम, ज़रा बताइए क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कराची सेक्टर 71 और 2 के
रोड के ऊपर डबल रोड ये कहलाता है। और अब मेरे अकब में देख सकते हैं किस तरह की यहाँ सूरत हाल है, इंतहाई अबतर सूरत हाल यहाँ की दिखाई दे रही है। यहाँ जो सीवरेज का निज़ाम है वो इंतहाई ख़राब दिखाई दे रहा है। गटर का पानी मेन रोड पर जमा है, जिससे यहाँ के इलाका मकीन जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। बारिशें होने के बाद यहाँ की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो जाएगी। साथ ही बिल्कुल यहाँ पे मस्जिद वाक़ है जो कि जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर कहलाती है। यहाँ भी जो नमाजी हैं उनको जाने में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। कुछ ही फासले में मदरसा वाक़ है, कुछ ही फासले की बात करें तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। यहाँ से जो तलबा हैं, तालिब इल्म हैं, उनको यहाँ से गुजरना तो एक मुहाल बनता जा रहा है, जबकि जो यहाँ के मकीन है वो इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। इलाके में पानी जो है वो पीने का पानी भी मैसर नहीं है। 1 महीने से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, इलाके में पानी की सप्लाई भी बहाल नहीं हो सकी है। इस वक्त हमारे इलाका मोहल्ला कमेटी के सोशल वर्कर हैं, ये मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह की सूरत हाल फेस कर रहे हैं। जो पानी है, गंदा पानी है, बारिशें भी होने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, आपने सारी अपनी रिपोर्ट में जो बातें बताई हैं, इससे और बढ़कर आपने देखा ही होगा कि किस तरह हम लोग मुश्किलात यहाँ पे फेस कर रहे हैं। यहाँ ये निजी यूनिवर्सिटी है, सुबह यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, किस तरह वो हम लोग यहाँ से निकल के जाते हैं और आते हैं। लेकिन हम लोगों का सबसे बड़ा अलमिया ये है इस कराची शहर का कि यहाँ पे एक कोई इदारा नहीं है। अब यहाँ पे यूसी चेयरमैन जो है वो जमात इस्लामी के हैं और MNA MP जो है वो MKM पाकिस्तान के हैं और सिंध हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है। अब मैं जाता हूँ यूसी चेयरमैन के पास तो वो कुछ कोशिश करते हैं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन फिर इख्तियार का मसला आ जाता है। MNA MP के पास मैं जाता हूँ तो वो भी कोशिश करते हैं, राब्ते में रहते हैं हमसे। पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी कोशिश करते हैं, लेकिन मसला सारा वही आ जाता है कि यार आपका काम है, आपका काम है, तो हम पीछे रह जाते हैं। तो ये हालात हैं। सारा निज़ाम इलाके में जो है वो जहाँ पानी की सप्लाई, जो पीने का पानी है उसकी सप्लाई भी मुतासर है। सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे दरम बरम है। कचरे के ढेर देखें तो आप जगह जगह कचरे और गलाजत के ढेर यहाँ मौजूद हैं। ये पूरी सड़क जो है वो तालाब का मंजर अक्सर पेश करने लगती है। पानी की जो कंडीशन है वो भी कुछ नॉर्मल है, जैसे कि शहरी बताते हैं कि शाम होते ही यहाँ पे जो सीवरेज का पानी उसकी जो तादाद है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पैदल चलने वाले का जो यहाँ से गुजरना है वो मुहाल हो जाता है। जी, आयरनी ये है कि 10-15 साल पहले यहाँ पे ये कचरा नहीं हुआ करता था। खुरम गुलजार हमें अपडेट कर रहे थे। हम बारिश के हवाले से मजीद बात भी करेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और इट गोस विदाउट सेइंग कि पाकिस्तान अदर देन क्रिकेट स्पोर्ट्स में बेहतरीन कर रहा है। खैर ये कहते हुए तकलीफ तो होती है कि अदर देन क्रिकेट, लेकिन स्क्वॉश के मैदान में एक हमारा दबदबा हुआ करता था, बीच में एक डार्क पीरियड आया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों से लेके जूनियर और सीनियर्स लेवल तक पाकिस्तान अब स्क्वॉश में धाक बिठा रहा है। और रीसेंट जो लॉरेल्स लाने वाले हैं पाकिस्तान के लिए वो हैं अशरफ इरफान। अमेरिका में होने वाले इस इवेंट में इन्होंने ये ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीता है। टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान के अशरफ ने मलेशियन प्लेयर को शिकस्त दी। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट मी इंट्रोड्यूस अशरफ इरफान, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। अशरफ, अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बताइए, आप वापस आ गए हैं, अभी भी अमेरिका में हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। एंड नहीं, अभी फ़िलहाल मैं इधर अमेरिका में हूँ। अभी इंशाल्लाह मैं वापस जाऊँगा, मेरी वापसी होगी नवंबर में। ओके, मैं इसलिए ये पूछा ताकि मैं आपसे ये भी कह दूं कि डबल शुक्रिया अदा कर दूं बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइम जोन्स। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए तो और शुक्रिया आपका। सो प्लीज़ टॉक मी थ्रू अशरफ, कैसे रहा पूरा टूर्नामेंट? नहीं, ऑब्वियसली यानी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे कि एंड या टू बी ऑनेस्ट यानी पूरा वीक बहुत अच्छा गुजरा मेरा। यानी आई वाज एक्सपेक्टिंग जिस तरीके से होना चाहिए था वही हुआ। लाइक ऑब्वियसली यानी पाकिस्तान से जाना और फिर खेलना इट्स टफ, क्योंकि काफ़ी दूर है, टाइम डिफरेंस होता है। और यानी ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। 5 दिन मेरे यानी टोटल मैंने अपने 5 मैचेस खेले, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 5 मैचेस में मैंने सिर्फ 2 गेम्स हारी, जो कि सेमीफाइनल और फाइनल में थे। और फाइनल में भी जब सिर्फ एक गेम में हारा और वो मलेशियन था जिसके साथ मेरा फाइनल था, तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी ओवरऑल बहुत अच्छा गुजरा। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल, बट उससे पहले ज़रा हम दीगर नेशनैलिटीज़ की भी बात कर लें। कौन कौन से ममालिक आपके सामने आए? जी, तो मेरा जो सबसे पहला मैच था वो था मैक्सिकन के साथ, वो मैंने जीता 3-0 से। उसके बाद जो मेरा मैच था सेमीफाइनल, वो था मेरा ब्राज़ील के लड़के से,
उसको मैंने 3-1 से हराया, और फिर फाइनल जो था मेरा मलेशियन के साथ था, उसको भी मैंने 3-1 से हराया। ओके, ये सवाल पूछने का मकसद मेरा ये था अशब कि यू नो डाउन द लेन अब हमें पता है कि आर लेजेंड्स द खान्स फ्रॉम द जहांगीर एंड द जानशेस एंड उनके भी जो एंसेस्टर्स दे वर दी टॉर्च बेयरर्स ऑफ स्कॉश। फिर एक डल पीरियड आया और नाउ अब आप लोग के जो है ज़िम्मे है और आप लोग बड़ा ज़बरदस्त इसको लेके चल रहे हैं। माई क्वेश्चन इज़ कि इस वक्त करंट वर्ल्ड में कंटेम्प्रेरी स्कॉश में कौन सबसे ज़्यादा तगड़ा है? वी हैव हर्ड अबाउट द इजिप्शियंस, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। सो आप किसको ज़्यादा रेट करते हैं इस वक्त तगड़ा, फ्रॉम यूरोप और फ्रॉम फार ईस्ट एशिया, या फिर फ्रॉम साउथ एशिया, या फिर फ्रॉम अदर कंट्रीज़? क्योंकि ब्राज़ील और मेक्सिको तो आई एम हेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे आर गुड ओपोनेंट्स एज वेल। या तो जैसे आपने बिल्कुल कहा कि आपने इजिप्शियंस का मेंशन किया, बिल्कुल अभी क्या कहते हैं, एक्चुअली आई वाज ट्रेनिंग इन इजिप्ट फॉर द लास्ट मंथ, तो ऑब्वियसली अगर आप अभी देखें तो ऑल द टॉप प्लेयर्स जो हैं वो सब के सब इजिप्ट में हैं, यानी जो हमारे अभी स्क्वाश के करंट टॉप 10 में से आउट ऑफ 8 इज़ इजिप्शियन। तो या इजिप्ट जो है अभी यानी आई थिंक रूल कर रहा है स्क्वाश पे, एंड yeah, they have like this kind of management and all this stuff, and they have the support as well, so I think that's why they are ruling the game right now. अच्छा, when we talk about the system, the support, क्या मतलब है इसका? Is it just the money factor that is involved, या फिर कुछ और दीगर चीज़ें भी हैं जो हमारे स्क्वाश सर्किट को अलग करती हैं बाकियों से, कि वी आर स्ट्राइविंग, वी आर स्ट्रगलिंग एज एन स्क्वाश इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकियों के पास वो तगड़ा है? टू बी ऑनेस्ट मैं सिर्फ इस मामले में नहीं कहूँगा इट्स नॉट जस्ट द मनी, but I think it's also like you know how you promote the game, how it's like you know कि हमारी उस तरह की हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास उस तरह के इतने एजुकेटेड कोचेज़ नहीं हैं, तो आई थिंक दैट आल्सो मेक्स अ डिफरेंस। एंड ऑब्वियसली आई थिंक कि जिस तरह की सपोर्ट जैसे आपको पता है कि क्रिकेट को मिलती है, लाइक ऑल द स्पॉन्सर्स एंड द स्टफ, तो आई थिंक अगर हमें भी और दूसरी स्पोर्ट्स को भी इसी तरह फंडिंग मिली जाए, यानी और इनको प्रमोट किया जाए और अच्छी फैसिलिटीज़ और कोचेस लाए जाएँ, तो आई थिंक ऑब्वियसली मेरे जैसे और भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो पाकिस्तान का नाम ऐसे मुख्तलिफ जगह पे रोशन करेंगे। बिल्कुल। और अशरफ एक चीज़ और वो ये कि जब आप कहते हैं कि हमारे पास वेल एजुकेटेड कोचेस नहीं हैं, मेरा जहन जाता है कि जो मॉडर्नाइज हुआ है स्पोर्ट्स, जस्ट लाइक हॉकी में पाकिस्तान फील्ड हॉकी में रूल किया करता था, बट देन केम द टर्फ एंड नाउ द टर्फ हैज़ टर्न फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू, और उस पर यूरोपियंस ट्रेन करते करते वो हमसे बहुत आगे चले गए एंड हम वहीं स्ट्रगल करते रह गए। सो स्पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम कहाँ हैं? स्क्वाश कैसे मॉडर्नाइज हुआ है? आई मीन रूल्स के हिसाब से, या आई डोंट नो अबाउट दैट, प्लीज़ आप मुझे बताइए। और उस मॉडर्नाइजेशन को हम कैसे केटर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यानी ऑब्वियसली आप जैसे अगर आप बात करते हैं हमारे लेजेंड्स की, जैसे जहांगीर और जानशेर हैं, तो ऑब्वियसली उनके दौर में यानी स्क्वाश की जो बॉल है वो डिफरेंट होती थी, यानी उस टाइम पे बॉल थोड़ी फास्ट होती थी, यानी रैकेट के जो शेप्स हैं वो डिफरेंट होते थे, तो आई थिंक इट्स लाइक अ लॉट डिफरेंस नाउ। कोर्ट्स मैं ये कहूँगा कि कोर्ट्स में इतना ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन आई थिंक जो बॉल और जो रैकेट की वो शेप डिफरेंट होने की वजह से आई थिंक इट्स अ लॉट मोर फास्टर एंड इट्स अ लॉट मोर लाइक एजिलिटी नाउ, तो आई थिंक हमें इस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली लाइक यू कैन आल्सो डू लाइक इफ़ यू से एज अ फैसिलिटी वाइज, तो आई थिंक हमारे अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं, इवन जहाँ पे मैं अभी ट्रेन करता हूँ, पंजाब में करता था, पंजाब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो आई थिंक द कोर्ट्स आर लाइक very old and all that stuff, यानी it's still the world। और आप अगर यूरोप में या इजिप्ट में या जाके देखते हैं तो they are using the new courts जो हर जगह यूज़ होते हैं वर्ल्ड में, यानी it's like kind of ASB courts, it's like different material, तो it's kind of
similar to wood. All It's right. not just a wall. All right. Ashok, thank you so much. एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक and best of luck for the future endeavors as well. We hope to reconnect again after you win, and even if you don't, you are our pride. तो आप इसी तरह जीतते रहें, इसी तरह खेलते रहें और स्क्वॉश प्रमोट करते रहें. We have got so many sports other than cricket as well. बहुत शुक्रिया अशोक. Thank you so much for your time. तो my pleasure. तो ये था शोएब इरफान जिन्होंने पाकिस्तान का नाम किया. चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं. एक बार फिर वेदर की बात कर लेते हैं और हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कराची का जिक्र किया था. कराची में बारिश हुई है एंड टू बी फ्रैंक उतनी तेज़ नहीं हुई है. आधे घंटे के स्पेल में 10 मिनट के 2 या 3 स्पेल हुए हैं. इस वक्त सिचुएशन क्या है, हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार के पास चलते हैं. जी खुर्रम. जी बिल्कुल, शहर में चंद ही घंटों की बारिश के बाद शहर में जगह जगह पानी जमा हो चुका है. नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि शहर की बड़ी और अहम शाहराहें जो है इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं. इस वक्त मैं लियाकताबाद डाकरे पे मौजूद हूँ. यहाँ पर कई फीट जो है वो पानी जमा है. पूरी सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है. मेरा कैमरामैन अगर अकब में दिखाएं तो नाजोबाद से आने वाली जो शाहराह है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई है. मोटरसाइकिल सवार हो, बड़ी गाड़ियाँ हो, यहाँ से कोई इस वक्त गुजर नहीं पा रहा है. शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं शहरी. दोनों तरफ जो है वो सड़कें मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं. जबकि बड़ी गाड़ियों की बात करें तो बड़ी गाड़ियाँ भी इस वक्त जो है वो इस पानी में ख़राब हो चुकी हैं. और शहरी आप देख सकते हैं कि फुटपाथों पे मौजूद है, चलने की जगह मौजूद नहीं है. शहर की बड़ी और आम शाहराहों की बात करें तो लियाकताबाद है, उसके अलावा जहांगीर रोड है, गुरु मंदिर है, नुमाइश का इलाका है, कयूमाबाद चौरंगी है. इन तमाम जो एतराफ़ है, बलोच कॉलोनी का इलाका है, ये इलाके जो है वो तकरीबन इनके जो शाहराह हैं वो पानी में डूब चुकी हैं. चंद ही घंटों की बारिश ने पूरे शहर को इस वक्त जलतर करके रख दिया है. जी ठीक है खुर्रम, आप हमें अपडेट कर रहे हैं. अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, बट कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हम वील बी गोइंग टू टेक मोर अपडेट्स, क्योंकि बारिश हुई है, बारिश मज़ीद हुई होनी है. हमारी क्या तैयारियां हैं और कहीं कहीं से जिसको कहते हैं ना कि इब्तदाई नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं कि कहाँ पे पानी खड़ा है और कहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है. वील टेक यू आर टेकिंग अ ब्रेक. हमारे साथ ही रहिए. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं दुनिया बोले. हमसे जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया. हम नाज़रीन बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जदीद फ़ोर्स की कि जिसका ऐलान हुआ और वो ऐलान किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी के मौके पर. जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये नई फ़ोर्स, इसका नाम रॉकेट फ़ोर्स रखा गया है. अब ये फ़ोर्स जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता होगी और इस फ़ोर्स की तश्कील के बाद पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन जो कि पहले ही इस साल ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खा चुका है और अब उसकी रही सही नींदें भी हराम हो चुकी हैं. अब ये फ़ोर्स किस तरह काम करेगी, इसकी ज़िम्मेदारियां क्या होंगी और इसके साथ साथ ये फ़ोर्स जो है वो इसके अलावा भी कौन से दीगर ममालिक में इस वक्त काम कर रही है और रॉकेट फ़ोर्स है क्या, रॉकेट फ़ोर्स क्यों ज़रूरी है, रॉकेट फ़ोर्स से हम क्या अचीव करने जा रहे हैं और ये रॉकेट फ़ोर्स जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान की जो मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर्स है उसमें मदद दे सकेगी. ख़ास तौर पे जो चेन किल है जिसमें AI का बहुत ही अहम इस्तेमाल हमने देखा, ख़ास तौर पे इस जंग में भी जो अभी हुई और आने वाले चीज़ों में भी, तो उसमें किस तरह मददगार साबित होगी इस पे भी हम बात करेंगे. और ख़ास तौर पे ये रॉकेट फ़ोर्स जो है वो इंटीग्रेटेड होगी. अब पाकिस्तान के पास 3 तरीके के रॉकेटरी है या मिसाइल्स हैं. एक जो है एक इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं और एक जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है. और कहा यह जा रहा है हाइपरसोनिक ऑब्वियसली यानी कि आवाज़ की रफ्तार से जो 5 गुना तेज़ चलते हैं, मार्क 5 जिनका हमने परफॉर्मेंस देखी भी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में. तो पाकिस्तान जो है अपनी रॉकेटरी को किस तरीके से अलाइन कर रहा है और वक्त की, क्योंकि हमने देखा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में रॉकेटरी का एक बहुत ही अहम किरदार रहा और इसके साथ साथ किरदार रहा ड्रोन्स का भी. तो क्या ये जो रॉकेट फोर्स है विल इट बी अलाइनिंग ओनली विद इन द रॉकेटरी या फिर वो ड्रोन्स में भी इसका जो है उसके साथ कंपैटिबल होगी. फिर AI के इस्तेमाल से किस तरीके से हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं. आपको याद होगा जिस वक्त भारत ने कोशिश की थी अपने ब्रह्मोस भेजने की, तो पाकिस्तान ने उसका भरपूर और ठीक जवाब दिया था और उसकी बहुत सारे मनाज़िर भी हमने देखे थे किस तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ फ्रंट से जो अफवाज पाकिस्तान थी वो रॉकेट्स दाग रही थी भारत पे
और उसका बड़ा ही जो है वो ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ था। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली बेसिस थे भारत के मकबूजा कश्मीर में, उन बेसिस को पाकिस्तान ने उड़ाया था। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे भी उनको ठीक ठीक निशाना बनाया था। तो मॉडर्न वॉरफेयर में जहां हम ये समझते हैं कि अब AI जो है वो बहुत आगे जा रही है, मॉडर्न वॉरफेयर में ऑब्वियसली एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा अहम किरदार था। अब इसमें रॉकेटरी जो है वो कितनी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है और वो किस तरीके से जो है उसको हम मज़ीद इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू रॉकेटरी, उसके दो बहुत ही अहम जुज़ होते हैं, एक उसका प्रोजेक्टाइल और दूसरा उसकी रेंज। तो हम अपनी रेंजेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, शॉर्ट रेंज, इसके अलावा मीडियम रेंज और मीडियम लॉन्ग रेंज और फिर इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज। तो हम इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और ख़ास तौर पे वो रॉकेट्स जो कि जौहरी मवाद लेके जा सकते हैं उनको हम मज़ीद कैसे जो है और जो है इनके साथ इंटीग्रेट करके और मज़ीद मॉडर्नाइज कर सकते हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त को इसका ऐलान किया है। ख़ास ये ऐलान जो है वो इस पैराए में भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस पैराए में बहुत ही अहम है कि भारत ने अभी भी जो है वो धमकियाँ जो है देना बंद नहीं किए। तो मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई वाज टॉकिंग के जी, जो भारत ने अभी जो गीदड़ भपकी लगाई है कि जी ऑपरेशन सिंदूर अब 2.0 होगा और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो तो जो उनका ऑपरेशन सिंदूर 1 भी था उसको भी ज़ीरो करके हम भाग चुके हैं, आगे निकल चुके हैं। सो अब ये जो रॉकेट फोर्स है, ये रॉकेट फोर्स बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आ रही है, इसका मकसद क्या होने जा रहा है? फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, रॉकेट फोर्स जो है, एक तो हमारा जो भी स्ट्रेटजी है या मिलिट्री एप्लीकेशन होती है, ये आप इवॉल्विंग होती है। ये याद रखिएगा, जो भी मिलिट्री प्रिपरेशंस होती हैं या जो कम्बैट प्रिपेयर्डनेस है, वो एनिमी के जो एप्लीकेशन है या जो नया डिज़ाइन है या जो भी एप्लीकेशन होती है उसके साथ साथ इवॉल्व होता रहता है। ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो एक कार्गो करना चाह रहा है, कन्वेंशनल वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, जो पाकिस्तान कहता है जो उसकी स्पेस नहीं है। बट डेटरेंस के लिए जरूरी है कि आपका इन ऑल डोमेन फ्रॉम टेक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक जो है आपका रिस्पांस जो है वो बिल्कुल तैयार होना चाहिए। तो जिस तरीके से अभी अनफॉर्चुनेटली ये हिंदुत्व की एप्लीकेशन हुई है, ये जो मिलिट्री माइंड सेट है जिसने अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल ले लिया वॉर का अपने पास। इंडिया में मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, थिंकिंग माइंड भी हैं, बट जो कंट्रोल है वो पॉलिटिकल टेररिस्ट के पास है, मोदी और हिंदुत्व का जो टेररिस्ट है। तो वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। अब उसको काउंटर करने के लिए जितना भी हमारा मिसाइल्स है, हमारा जो लॉयटरिंग एम्यूनिशन है, एम्यूनिशंस ऑफ वॉर है, या जो हमारे ड्रोन्स कह लें, अभी जो नए डायनामिक्स आपने देखे हैं, तो फुल स्पेक्ट्रम को इफेक्टिव करने के लिए ये फोर्स बनाई गई है ताकि एक कंबाइंड इनकी कमांड हो, एक कंबाइंड ट्रेनिंग हो, कंबाइंड एप्लीकेशन हो और सिनर्जी हो। फिर जो अगर टाइम लैग है, क्योंकि क्विड प्रो को प्लस पाकिस्तान ने हमेशा जाना है, इसको मैं कहता हूँ, इसका मतलब यह कि जो रिस्पॉन्स जाएगा वो प्लस डोमेन में जाएगा। तो ये जो मिसाइल आप जितने भी हमारे पाकिस्तान के मिसाइल्स हैं, लेस द न्यूक्लियर का कंट्रोल ऑफ कोर्स जो स्ट्रेटेजिक कमांड्स हैं उनके पास ही रहेगा, बट लेस देन न्यूक्लियर एक एनर्जी लाने के लिए एक 3 स्टार की ये कमांड बनाई गई है, और ताकि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इफेक्टिवली यूज़ किए जा सकें और जो डेटरेंस है वो पाकिस्तान के पास ही रहे। क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है जी, ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि एक इररिस्पॉन्सिबल टेररिस्ट जो हैं हिंदू ज़ायनिज़्म के वॉर को, क्या वो पूरे रीजन को इस वॉर में लेके जाना चाह रहे हो, अपने ही लोगों के वो दुश्मन बने हुए हैं। तो उसका मुकाबला करने के लिए ये एक फोर्स बनाई गई है, विच विल ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान की डेटरेंस है उसको सपोर्ट करेगी इन ऑल डोमेन्स और उसको एनहांस करेगी। एब्सोल्युटली। जनरल साहब, पाकिस्तान नॉट ओनली कॉट इंडिया विद सरप्राइज बट कॉट द होल वर्ल्ड विद सरप्राइज एक्चुअली। हमारी एयरफोर्स ने जो काम किया है, और इससे पहले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी जो काम किया था, उससे पहले वो भौचक्के हुए थे 2019 में, और इस बार तो वो उन पे भौचाल ही आ गया। नाउ कमिंग टू द मॉडर्न वॉरफेयर सर, उसमें हमने ऑपरेशन बुनियाद महसूस में देखा कि हमारी रॉकेटरी का इस्तेमाल बहुत ही इम्पेकेबल और बहुत ही प्रिसाइस रहा, और इसके साथ साथ हमारे जो ड्रोन्स का इस्तेमाल था उसने तो वहाँ पे जाके ना कमाल ही कर दिया। सो व्हाट आर वी लुकिंग एट? क्या हमने ये जो रॉकेट फोर्स की तश्कील दी है सर,
वो उस धमकी के तनाजुर में हमें देनी पड़ी है जो कि भारत ने दी है कि जी अभी ये कंटिन्यू है और अभी ख़त्म नहीं हुआ एंड फला ढिमका जो भी है, या फिर इट वाज इन प्लानिंग पहले से और ये बस एक टाइम आया, द ऐप टाइम केम और फिर हमने अनाउंस कर दिया? फैसल देखिए, मैंने पहले कहा ये जो मिलिट्री प्रोसेस होते हैं ये इवॉल्विंग होते हैं और कॉन्टिन्यूस होते हैं। डे टू डे आप देख लें कि जो भी एनिमी कैपेबिलिटी एनहांस करता है तो पाकिस्तान में उसका रिस्पांस तैयार करना होता है। 70-80 साल से हम एक ही एलिमेंट है पाकिस्तान फौज का, एक ही मकसद है, फंडामेंटल जो उसका फोकस है वो इंडिया है, जो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जी। तो उसकी जो भी मूवमेंट्स होंगी या जिस तरह का थ्रेट इवॉल्व होता जाएगा पाकिस्तान उस डोमेन में अपनी तैयारी करता जाएगा। और ऑफ कोर्स ये जो मौजूदा मोदी की हुकूमत है या जो आरएसएस की मिलिटेंट्स ने ये जो हमारे नेबरहुड में बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान को अंडू करने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि जो वॉर का कंट्रोल है वहां पे इट इज नॉट विद द मिलिट्री जी, वो पॉलिटिकल लीडरशिप के है, वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए किसी वक्त भी कुछ हरकत कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर का भी जो एक उस पैराडाइम में अगर हम बात करें तो उसका भी कंट्रोल उन्होंने तो एक टेररिस्ट के हाथ में दे दिया जब उन्होंने कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज द एक्ट ऑफ वॉर। अब जब ये हालत हो जाए, जब वॉर की अंडरस्टैंडिंग एक जगह पे खत्म हो जाए और फ्रिक्शन ही उनका वे ऑफ लाइफ समझने के बन गया। अभी हमारे दोनों जो नेबर्स हैं, अफगानिस्तान को देख लें, वो भी फ्रिक्शन लवर्स हैं, फ्रिक्शन के बीच में ही उनका बिजनेस चल रहा है। और ईस्टर्न साइड पे आप इंडिया को देख लें, ये भी फ्रिक्शन मोड में रहना चाहता है, इसकी पॉलिटिक्स ही फ्रिक्शन वाली है क्योंकि उसी में थ्राइव करता है जिसका हिंदुत्व का जो एप्लीकेशन है वो विद इन जो उसका एनिमी है वो वहाँ का मुसलमान है, चाहे न्यू दिल्ली का हो या कश्मीर का हो, श्रीनगर का हो, और विदाउट जो है वो पाकिस्तान एट द लीड है और उसका नेबरहुड सारा ही उसका ऑलमोस्ट विक्टिम हो जाता है। वो किसी माइनॉरिटी को विद इन इंडिया नहीं देख सकता और किसी पावर को सराउंडिंग एरियाज में, जो हेजमॉन स्टेट को अगर आप स्टडी करें तो ये उनका डिजाइन होता है कि अपने नेबरहुड में किसी को स्ट्रांग नहीं देख सकते। तो जब इस तरह की थिंकिंग हो तो पाकिस्तान तो कॉन्स्टेंटली दोनों ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से फिर प्रॉक्सी की एप्लीकेशन हो रही है, तो वो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स यूज करना चाहते हैं। तो दैट्स हाउ दिस रॉकेट फोर्स कमांड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। और ये पाकिस्तान का, मैंने बताया ना, डेटरेंस का कंट्रोल। जो भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, फैसल इसको अंडरस्टैंड कीजिए, दोनों वॉरिंग फैक्शंस की एफर्ट ये होती है कि वो एस्केलेशन या डेटरेंस जो है वो रीगेन करे अगर लूज भी की है। तो टू कीप द डेटरेंस विद यू, ये इस तरह की कमांड्स बनाई जाती हैं और आई थिंक इट विल ब्रिंग मोर प्रोडक्टिव आउटकम्स ऑफ द मिलिट्री एक्शंस अगर जरूरत पड़ी पाकिस्तान को लेने के लिए। और पाकिस्तान विल ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं अपने नेशनल वाइटल इंटरेस्ट को, और ये भी डिक्लेयर कर चुके हैं कि वी विल यूज ऑल अवेलेबल मींस एट आवर डिस्पोजल टू प्रोटेक्ट दीज वाइटल इंटरेस्ट। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप तैयारी समझ लीजिए। लेट मी ऐड अनदर कॉन्टेक्स्ट टू इट सर जनरल साहब, और वो ये कि DGSPR ने बड़ा दो टोक और खुल के कहा है कि इफ़ एनी मिस एडवेंचर हैपन्स अगेन, हम शुरू करेंगे जनाब वो इंडिया के ईस्ट से। इस बयान में और इस जो रॉकेट फोर्स का क़याम है, इन दोनों को अगर मैं मिला के देखूँ तो पाकिस्तान ने इस बार ये तहिया कर लिया है कि छोटी मोटी बॉर्डर स्कर्मिश नहीं होगी सर, हम इसको करेंगे आपके टारगेट जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, और वो वाइटल ऑर्गन्स चाहे आपके अलोंग द लाइन हो, बॉर्डर पे हो, या फिर वो आपके बिल्कुल पूरा मुल्क पार करके आपका कलकत्ता हो और वहाँ से सारे मामलात हों। तो पाकिस्तान ने ये बिल्कुल कर दिया है वाज़े। इसमें हमारी ये रॉकेट फोर्स का क़याम कितना ज़्यादा जो है वो एक बड़ा संग मील साबित हो सकती है? इसको मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके देखने सुनने वाले इसको समझ लें। देखिए, इंडिया इज वेरी कंफर्टेबल जब वो कॉन्टेक्स्ट रखना चाहता है वॉर का ओनली लिमिटेड टू कश्मीर या इंडियन पंजाब में। कश्मीर में तो आप श्रीनगर में मुसलमान डैमेज हो या इस्लामाबाद में हो, वो तकलीफ तो मुझे और आपको होगी। इंडियंस हैव नथिंग टू लूज देयर। वो तो चाहते हैं कि इसी कॉन्टेक्स्ट में, तो इसी दैट्स व्हाई हम कश्मीर के अंदर भी we only engage the military targets, और इंडिया में भी हमने मिलिट्री टारगेट्स लिए। लेकिन अगर वो हमारी सिविल आबादियों पे फायर कर, अच्छा दूसरी तरफ अपने सिख है वो है जी, वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम, वो पंजाब को, अच्छा वो भी विक्टिम है। जो मैं एनिमी विद इन की बात करता हूँ वो ये कश्मीरी और सिख उनके अंदर है, तो वो जंग उनको भी सूट करती है। आगे राजस्थान आ जाता है,
नथिंग टू लूज, नॉट मच वैल्यूएबल टारगेट। गुजरात आ तो जाता वो है। बड़ा कंफर्टेबल जोन में है और फिर थ्रेट करता है, फिर वो हमला करता है, कभी भावलपुर की मसाजिद को गिरा देगा, कभी वो हमारे जो डीप टारगेट्स है उनको एंगेज करने की उसने, जिसको वो न्यू नॉर्मल, जिसको मैं न्यू एबनॉर्मल ही हमेशा कहता हूँ कि जो पाकिस्तान है उसके 26 टारगेट्स पे लिए, तो ये हर दफा तो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। जो मॉडर्न वॉर आ रही है ना फैसल, दिस इज अबाउट इन्फ्लिक्टिंग पेन एंड बेयरिंग पेन। जो कौम ज्यादा पेन इन्फ्लिक्ट करेगी और जो कौम ज्यादा पेन बेयर करेगी वही विक्टोरियस होगी एट द एंड ऑफ द डे। ये पाकिस्तानी नेशन के लिए भी सब नहीं, तो पाकिस्तान कब तक बर्दाश्त करेगा? कब आ रहे वो सिटीज को, किसी सेंट्रल एरियाज को डीप टारगेट करेंगे? तो मैंने जैसा कहा कि क्विड प्रो क्वो व्हिच इज द रिस्पांस दैट विल बी इन टू स्टेप अप ही होगा, 2 नॉच अप जाएगा। इसको मैं क्विड प्रो क्वो प्लस कहता हूँ। तो फिर वो टारगेट्स हैं जहां पे उनको देखे ना, वो नॉर्थ या ईस्ट में जो उनके टारगेट है, तो वो फिर उनको पेन करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि उनकी बंदरगाहें, उनके हवाई अड्डे, उनके इंडस्ट्रियल एरिया, वो लोग फिर सेफ रहेंगे? तो दैट इज वेरी क्लियर। पाकिस्तान, अब वो वक्त गुजर गया कि जब हम, वी आर अ पीस लविंग नेशन, हमारी आर्मी इज फॉर द पीस, आवर न्यूक्लियर इज फॉर द पीस, हमारा मिसाइल प्रोग्राम, हमारा डिफेंस डेटरेंस सब फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। बट इट डजंट मीन कि कोई हमारा इम्तिहान लेगा। तो पाकिस्तान की जो डिफाइंस है ना जी, वो हर पाकिस्तानी के अंदर इनबिल्ट है, उसके करैक्टर में है। हुसैनियत तो इनबिल्ट है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये अप्लाई होगी तो फिर पेन विल गो डीप और लॉन्ग, और यही इसकी कॉनोटेशन है। और वट एवर पाकिस्तान इज सेइंग वो फिर करता भी है जी। आपने पुलवामा में भी देख लिया और पहलगाम में भी देख लिया। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बड़े अहम मामले पे हमसे तफसीलन गुफ्तगू की। वक्त की अहम ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसके दाएं बाएं दुश्मन हो और दुनिया नज़र गाड़े हुए हो हमारे स्ट्रेटिजिक रिसोर्स पे, तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे मुल्क को ज़रूरत है कि वो अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी और एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखते हुए अपने तमाम तर वसाइल बुरे कार लाए। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान एक गुलदस्ते की मानंद है और उसमें मुख्तलिफ बोलियाँ बोलने वाले और मुख्तलिफ मज़ाहिब व अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हम आहंगी से रहते हैं, तो दुनिया को ये बात हज़म नहीं होती। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी खूबसूरत मजहबी हम आहंगी की मिसाल लेकर आए हैं जो जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक ऐसे न सिर्फ उस्ताद हैं बल्कि उन्होंने वो ख़ुद हमारी बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और बहुत ही रिस्पेक्टेबल हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका नाम हारून सरबदयाल है और वो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे ख़्याल से इसके अलावा मैं और क्या ही तारुफ़ दूँ, इससे खूबसूरत तारुफ़ कोई हो नहीं सकता है कि आप मानने वाले एक धर्म के हों लेकिन आप सीखें एक दूसरा मज़हब। ये पाकिस्तान की जो हम आहंगी है और पाकिस्तान की जो डाइवर्सिटी है उसको जो है वो बयान करती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं दयाल साहब। दयाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ऑब्वियस है सर, मेरा बहुत ऑब्वियस सवाल है और ये देखने वालों का भी ऑब्वियस सवाल है कि आप हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले, आप कैसे इंक्लाइन हुए कि आप इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ें, रिसर्च करें? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एहसानमंद हूँ कि आपने आज हवा के दोष पर अपने चैनल के ज़रिए इस इज़हार ख्याल का मौका दिया। और मैं हर फ्लोर पर, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल, उस पर हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला का एहसानमंद हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की सरज़मीन पर एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से यहाँ जन्म दिया। और सबसे बड़ा एहसानमंद इस बात का हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा का बेटा हूँ और आपको मालूम है कि ये खित्ता जो है वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, इस्लाम हो या दीगर मज़ाहिब हों, सबके सभी लोग जो हैं वो अपने अपने अकीदे के मुताबिक जो है अपने मज़ाहिब आलम के इंतहाई पुख्ता फॉलोअर्स हैं। और मुझे हमेशा से खुशकिस्मती ये रही कि मुझे हमसायगी सबसे, क्योंकि सबसे पहला आपका जो रिश्ता होता है वो माँ बाप के बाद आपकी फैमिली के साथ जो है वो हमसायगी का होता है। तो सैयद हकीम शाह साहब की फैमिली थी कि जिसने हमारे, इवन के मेरे वालिदैन के नाम और मेरे बच्चों का, हमारे नाम, हमारे बच्चों के नाम उन्होंने तजवीज़ की है, क्योंकि उनको अतराक था इस बात का कि पाकिस्तान के क़याम के बाद जो है वो मजहबी जो तासुब है या खुदा न खास्ता जो मुख्तलिफ जो नाहमवारियाँ हैं उसकी वजह से हमारा मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा दाव पे लगा रहेगा। और ये बात हकीकत भी साबित हुई
कि हमने पै दर पै जो है वो आप जनाब की मदद से अपने हमसाये में सैयद हकीम शाह साहब और हमारी जो दीगर बहनें थी, भाई थे, उनकी बदौलत, और उसके बाद जब हमने उम्र की सीढ़ियाँ जब आगे बढ़ती चली गई और जब स्कूल की सीढ़ी हमने चढ़ी तो मोहतरम अल्लाह गरीक़ रहमत करे सर शफीक साहब को, और उसके बाद जब इल्मी बसीरत बढ़ती चली गई तो अब्दुल हमीद सर जो थे हमारे, अल्लाह ताला अगर हयात हैं तो उनको ज़िंदगी का तोहफ़ा इनायत फरमाए, अगर अगर वो इस दुनिया से रुखसत हैं, अल्लाह ताला हौज़ कौसर के करीब उन्हें अबदी मकाम अता फरमाए। और इसके साथ साथ मेरे जो दोस्त हैं नेमतुल्लाह, बचपन के दोस्त थे, चूँकि वो मज़हबी घराने से थे, तो हम चूँकि ये इल्मी बसीरत की सीढ़ियाँ जब चढ़ते चले गए, तालीम के साथ साथ तरबियत की भी, तो कभी दुश्वारी नहीं हुई, क्योंकि आई एम आल्सो सर्विंग एज अ रिलीजियस स्कॉलर हिंदुइज्म, हिंदी, गुरमुखी, देवनागरी, ये जो अपने मज़ाहिब की जो जितनी भी तालीमात हैं उसमें असातिज़ा किराम हमेशा हमें ले। बुनियादी बात यह है कि आप जहाँ रहते हैं, आपको आपके वालिदैन या बुजुर्गों के ज़रिए हल्का अहबाब कौन-सा आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके ज़रिए आपकी तालीम और तरबियत के साथ-साथ आपकी सीरत के अंदर भी निखार आता है। बेशक। अगरचे ये मेरे धर्म का, मेरे मज़हब का, मेरी फैमिली का, मेरे इर्द-गिर्द के जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी है, उसमें इसका अमल दखल नहीं था। लेकिन मुझे जो मेरे इर्द-गिर्द से जो माहौल मिला, मुझे जो प्यार मोहब्बत मिला, उसने ये नामुमकिन जो थी उसको मुमकिन बनाया। फिर जब हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में फिर आगे बढ़ते चले गए, चूँकि मेरा ताल्लुक हिंदू मज़हब के साथ है, तो बचपन ही से और एक मैट्रिक के बाद ही जो है इंटरफेथ एंड हार्मनी पर खैबर पख्तूनख्वा में काम शुरू हुआ। हमेशा नॉन मुस्लिम होते हुए हर जगह पर जो है वो हमारी मौजूदगी और पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी थी। मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं अपने बेटे वरन हारून का भी ज़िक्र करूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा के ख़ास तौर पर खैबर टीवी और मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स पे थे, उनमें एक बहुत नामवर नातख़्वां की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा। मैं तो आशिक हूँ नबी का, उसकी बहुत प्यारी नात थी कि जिसको वो जो है वो खैबर टीवी के ज़रिए दुनिया भर में बहुत मकबूल भी हुई। फिर वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया और ये सिलसिला रुका तो नहीं। मेरे बाकी बच्चे जितने बेटियां हों, बेटे हों या हमारे जो ख़ानदान के हैं, वो इस खित्ते की वजह से जो इस्लामी शुआयर हैं या जो ज़री तालीमात है, चूँकि यहाँ के लोगों में वो रसी बसी है, तो इस वजह से हमें कभी दुश्वारी नहीं हुई। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि उस्ताद मोहतरम डॉक्टर क़िबला अयाज़, चूँकि वो मेरे शेख ज़ायद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेरे उस्ताद मोहतरम थे, उनकी चाहत की वजह से अल्लामा डॉक्टर फ़खरुल करारी साहब, डॉक्टर क़िबला अयाज़ साहब, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद साहब, डॉक्टर मिराजुल इस्लाम साहब, हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ूर साहब, यानी इर्द-गिर्द हमें हमेशा ऐसा प्यार मोहब्बत और ऐसी तफ़हीम अदियान के असातिज़ा कराम मिले कि हमें फ़र्क ही महसूस नहीं हुआ। और वाक़ई हम इस बात को मान गए कि अदियान आलम दुनिया में जितने भी हैं, मज़ाहिब आलम जितने भी हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ब्लेसिंग है इस दुनिया को, ताकि इंसान जो है वो हदूद में, क़यूद में रह कर जो है वो कोई ऐसा अमल ना करे जो कि यहाँ पर इंतशार का बाइस हो, जो यहाँ पर जो पुरअमन बकाए बाहमी है उसको नुकसान हो। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए इस्लामी तालीमात हासिल करना। और बिलाशुबा आपने सही फरमाया कि मैंने ना सिर्फ लोकल बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल भी अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए हमेशा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हुए इस्लामी तालीमात या इस्लामी शुआयर या इस्लाम के बारे में जो मनफी रुझानात या नज़रियात पाए, तो उनको टैकल करने की कोशिश की, उनकी तस्हीह करने की कोशिश की, जिसकी मिसाल वाज़िया है कि वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिश्चियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे ईमेल पर कुछ दयाल साहब, आपने जो अपने मरहूम बेटे की बात की जो कि नातख़्वां था, तो उससे मुझे ना वो कुंवर महेंद्र सिंह बेदी का शेर भी याद आ गया कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। आप हिंदू हैं, आपने इस्लामियात पढ़ी है, आप खैबर पख्तूनख्वा में हैं और आप उर्दू शुस्ता उर्दू रवानी फरावानी से बोल रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है, द डाइवर्सिटी इन दिस लैंड। मैं चाहूँगा कि ये जो हम, आपको पता है कि हमारे यहाँ मजहबी तशद्दुद का अंसर रहा है पिछले सालों में, हमने और इस इफरीत को हमने ख़ुद पनपते देखा और फिर लाखों पाकिस्तानी, उसमें अफवाज भी शामिल, उसमें आम सिविलियन भी शामिल, उसकी नज़र होते देखा। थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस पर आप गुफ्तगू कीजिए कि मज़हब जब अगर उसको आप खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे करना चाहें तो वो आपकी मिसाल में है, और नहीं करना चाहें तो आप उसको एक वेपन बना के इस तरह भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और दुनिया में इंतशार की वजह जो है वो यही है कि शायद दुनिया में कोई ऐसा हो जिसका किसी मज़हब के साथ ताल्लुक़ ना हो।
लेकिन मैं समझता हूं कि मजहब की नाकामी नहीं है, ये पैरोकारों की नाकामी है कि उन्होंने अपने अपने मज़ाहिब आलम की सूरत में शरीयत या जो जो हमारी धार्मिक शिक्षा है उसको उसके हसूल की तरफ हम नहीं गए। हमने हिंदी पढ़ी, अरबी पढ़ी या हमने दीगर मज़ाहिब की जो जो ज़ुबानें हैं उनको पढ़ी, लेकिन अगर अगर हम उसको बातर्जुमा पढ़ें तो हम समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बरगुज़ीदा बंदों के ज़रिए, पैगंबरों के ज़रिए जो हमें बात समझाना चाह रहा है, जिन मुश्किलात से हमारे अपने प्यारे बंदों को उसने गुजारा है, उनकी वो इसीलिए है कि ताकि हम दुनिया में ऐसे तरीके से ज़िंदगी गुजारें और जो किसी की तकलीफ का बायस ना बने। लेकिन हमने चूंकि अपने अपने मज़ाहिब आलम की तालीमात को अंडरस्टैंड नहीं किया, इसीलिए मेरे उस्ताद मोहतरम ने बहुत खूबसूरत कुलिया जो है वो अपनी तालीमी बसीरत के जरिए लाए कि तफ़हीम अदियान, हर दुनिया के हर शहरी को अपने अपने मज़ाहिब के साथ साथ दीगर मज़ाहिब की जो तालीमात है उसको समझने की जरूरत है और फिर उस पर अमल पैरा होने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में आप देखें कि जितना जोर आप जनाब ने इबादत में दिया है उससे कहीं ज्यादा जो है वो मामलात भी दिया है। बदकिस्मती ये है कि हम चाहे किसी भी मजहब के उलमा हो या ज्ञानी हो, प्रचारक हो, हम हमेशा इबादत पर तो जोर देते हैं, लेकिन जो मामलात जो कि इंसान के साथ साथ परिंदों के साथ और दीगर मसाइल हम जो वो है वो रखते नहीं हैं प्रायोरिटी पे। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपसे गुफ्तगू करके बहुत ही हमें कहना चाहिए आनंद आया। आपकी गुफ्तगू की जो चाशनी थी वो हम भूलेंगे नहीं सर। जैसे हम बात कर रहे हैं कुदरती आफात की, अभी जो सैलाब और दीगर मामलात आपके सामने हैं, तो इसी मुनासबत से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको केटर कैसे करते हैं, हम इसको टैकल कैसे करते हैं। आफत का आना एक चीज़, लेकिन उस आफत को फिर वहाँ से सर्च एंड रेस्क्यू, वहाँ पे बुनियादी अशिया का पहुँचाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी पैराए में आज है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। आज की थीम है उन लोगों को याद करने का दिन जो इस मुश्किल वक्त में, जब इंसानी बुनियाद पे वो सामने आए और उन्होंने मदद करने की कोशिश की, तो दे लॉस्ट देयर लाइव्स। उन तमाम तर जो रज़ाकार थे उनको हमारा सलाम। इसी पे बात कर लेते हैं। उमैर जलियावाला हमारे साथ मौजूद है। उमैर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। उमैर, वी बिलोंग फ्रॉम अ सिटी जहाँ पे जिस वक्त पाकिस्तान में जब 2005 का ज़लज़ला आया था, यू हैव बीन विटनेस टू दोज सीन्स। यहाँ पे PF बेस फैसल पे लोगों का तांता बंध गया था और फिर वहाँ से इंतज़ामिया को ऐलान करना पड़ा था कि आपने हमें बहुत अतियात दे दी हैं, प्लीज़ अपने घरों को वापस चले जाइए। ये हमारी कौम है और ये हमारी कौम का जज्बा है। माई क्वेश्चन इज़, हैव वी ऑन दिस वेरी डे, हमने इस जज्बे को सही से चैनलाइज किया है? जी बहुत शुक्रिया। बहुत अहम दिन है आज का, और याद है जो बॉम्बिंग हुई थी बगदाद के अंदर 2003 के अंदर, जिसमें 22 ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स जब शहीद किए गए थे। और पाकिस्तान, आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया कि बहुत अच्छा जज्बा रखता है, सब निकल आते हैं और बेशुमार इमदाद जमा हो जाती है, लेकिन दस्तरख्वान, कपड़ा और सिर्फ ब्लैंकेट से बढ़ के ये इमदाद अगर चैनल होती उन इदारों की शक्ल में, जो कि कुछ मौजूद हैं लेकिन ज़्यादातर इमदाद उनकी नज़र होती नहीं है, जो कि इसको सही अंदाज में जिन जगहों पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पहुँचा सकें, तो इसकी ज़रूर कमी पाई जाती है। और आपने जो इशारा किया उसमें देखें, रोटी कपड़ा मकान तो हमारे जहन में फ़ौरन आ जाता है कि जहाँ तबाही हुई है वहाँ यह मुमकिन बनाएं, हम उस पर इमदाद भी ले आते हैं, लेकिन जहाँ ये तबाही हुई होती है वहाँ के लोगों को सपोर्ट चाहिए होती है, उनको नफ्सियाती तौर पे हीलिंग चाहिए होती है, उनके अपने हुकूक उस दरमियान पामाल हो सकते हैं, ख़वातीन बच्चे एट रिस्क आ जाते हैं, तालीम, हस्पताल, सब चीज़ें रुक जाती हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पाती जब एक आम आवाम खुद से फैसला करती है मदद करने का। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस जज्बे को मिला सकें मुख्तलिफ मकासद की शक्ल में, कि इन इलाकों में जो टीमें जाएं, कोई खाने का इंतज़ाम करे तो कोई बच्चों का ख्याल रखे। और हम सब ने काम किया है, अर्थक्वेक में भी किया, आप जानते हैं कि फ्लड में भी तकरीबन 3 करोड़ लोग अपनी जगहों से हिल गए थे और अब दोबारा सूरत हाल पैदा हो रही है। तो हम सब का जज्बा बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाना, उनका ख्याल रखना, और उनकी जो जाने जाती हैं उनके पीछे फैमिलीज़ का ख्याल रखना, चाहे वो फोर्सेस के हों, हुकूमत के हों या वैसे रज़ाकार हों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग असल हीरोज़ हैं और इनकी वजह से बेशुमार लोग आफतों से बच जाते हैं। उमैर, हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं,
कुछ और उसमें कहने की हमें मतलब छुपाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के फलाही विंग वो भी काम करते हैं, बट द कोर जो कि काम कर रहा होता है लाइक रेड क्रॉस एंड ISCRC एंड बाकी सारे जो हैं इदारे, हमने बीइंग नेशन अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो क्या की है? बिकॉज व्हाट आई रिमेंबर इज आई वाज इन क्लास 2 and 3 इन माय स्कूल, और वो आखिरी सेशन मैंने कोई ऐसा अटेंड किया कि जब मुझे आके किसी इदारे की तरफ से बताया गया कि बेटा अगर ज़लज़ला आता है तो आपने या तो खुले मैदान की तरफ भागना है, या फिर अगर आपकी एक्सेस नहीं है तो आप टेबल के नीचे अपने दोनों शोल्डर्स को जो है वो ऐसे कर लें, अपने नीज़ को ऐसे कर लें, यू नो, सो दैट अगर कोई मलबा गिरता है तो आपके लंग्स पे वो मलबा ना गिरे और आप ब्रीदिंग लेते रहें। सो हमने बिल्कुल ठीक है, इदारे अपनी तरफ काम करते रहें, बहुत अच्छी बात है, हुकूमत काम करते रहे, बहुत अच्छी बात है, बट एज एज अ नेशन हमने अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की है व्हेन इट कम्स टू रेस्क्यू, व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट एड एंड ऑल? कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है बिल्कुल रेलेवेंट, और मैंने भरपूर इस पे काम किया है। आप जानते हैं NDMA नाम का इदारा पाकिस्तान में, इसने नेशनल सतह पे फ्रेमवर्क बनाए, और मैं इस एफर्ट का हिस्सा रहा जिसने सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में एक लैंडमार्क एफर्ट किया, जो कि है पाकिस्तान स्कूल सेफ्टी फ्रेमवर्क, जो कि इस्लामाबाद के तमाम स्कूल्स के अंदर सरकारी स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया गया। मैं उस फोर्स का डायरेक्ट हिस्सा था, उसके ट्रेनर्स को तैयार करने का, और इसमें यही तमाम बातें थी जो कि आप कह रहे हैं। ना सिर्फ इसमें कुदरती आफात बल्कि कुछ ऐसी भी आफात हमारे माशरे में हैं जो कि कुदरती नहीं होती, स्कूल पे अटैक हो जाना और बहुत सारे और मसाइल। तो उन तमाम के लिए स्कूल को तैयार करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, और फिर उसका ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो इसमें भरपूर एफर्ट हुआ है। लेकिन ये एफर्ट सिर्फ की बड़े शहरों की सतह के ऊपर है, लेकिन असल में जहाँ डिज़ास्टर आता है, हादसात होते हैं, आप जानते हैं कि वो रिमोट इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के हैं, तो इसको फैलाने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि हमें ये करने की ज़रूरत है, बल्कि ये इशारा ये भी है कि ये सिर्फ कुदरती आफात नहीं है, ये हमारी हरकतों का भी नतीजा है। जो हम दरख्त काट देते हैं, जो हम सोसाइटियाँ बना लेते हैं, बहते हुए पानी, नाले नहीं सोचते उन जानवरों का, तो हमारा जो रिश्ता है इस सैयारे के साथ, अपनी ज़मीन के साथ, इसको तब्दील होने की ज़रूरत है, और हमें मुख्तलिफ अंदाज में जीने और चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हर आधी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं उठा के फेंक देते हैं, तो यहाँ से लेके बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जो कि असल में अगर आप देखें तो ये कुदरती आफात नहीं है, ये इंसानों का अपना किया हुआ है, और हम रुक नहीं रहे, हम और तेजी से किए जा रहे हैं। तो लंबा जवाब हो गया, लेकिन पाकिस्तान में काम हुआ है उसको। अब देखें, जो नेशनल सतह पे होता है वो प्रोविंसेस की जिम्मेदारी है, PDMA की जिम्मेदारी है कि वो उसको स्कूल सतह पे, और PDMA के नीचे DDMAs हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ना सिर्फ डिजास्टर की तालीम बल्कि आ जाए तो क्या करना है, उसको मिटिगेट कैसे करना है, और जब हो जाए तो उसकी रिकवरी रिहेबिलिटेशन पे क्या करना है, इस सब पे बेशुमार ट्रेनिंग हुई है, नेशनल सतह पे हुई है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन डाउन द लाइन वीक है और उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ऑल राइट उमैर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जब हमें बड़ी करामत और मुफीद बात हुई थी, तो चलिए इसी लेसन के साथ कि हम सिर्फ इदारों पे ही नहीं कंसंट्रेट करें, बल्कि अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को भी जो है वो इस तरह की जो है वो हम ट्रेनिंग्स दें, सो दैट हम सब ऐसे आफात के मामले पर, ऐसे आफात के वक्त पे एक दूसरे का हाथ बटा सके। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।